हेलो फ्रेंड्स, चेंज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ा था और हमने ये जान लिया था कि किस प्रकार महाराणा उदय सिंह जो है वो चित्तौड़ दुर्ग की घटना के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहे और चित्तौड़ दुर्ग की घटना होने के बाद सन 1572 के अंदर होली के दिन सन 1572 में होली के दिन महाराणा उदय सिंह जो है उन महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये जो महाराणा उदय सिंह है, इन महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, महाराणा उदय सिंह इनकी छतरी कहाँ बनी हुई है, इनकी छतरी बनी हुई है गोगुंदा में। ठीक है, हमसे अगर पूछा जाए कि महाराणा उदय सिंह जो है, इन महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो हम क्या बताएंगे, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है, गोगुंदा के अंदर महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। तो ये जो महाराणा उदय सिंह थे, इन महाराणा उदय सिंह की अगर प्रमुख रानियों की बात की जाए तो इनकी दो प्रमुख रानियां थी। एक जो इनकी रानी थी उनका नाम था धीरबाई, जिसको कई जगह रानी भटियानी भी बोलते हैं, और एक इनकी पत्नी का नाम था जयवंताबाई। ठीक है, महाराणा उदय सिंह जो थे, उन महाराणा उदय सिंह की पत्नियों के अंदर अगर बात करें तो एक पत्नी का नाम था धीरबाई, जिसको रानी भटियानी के नाम से भी जाना था। भटियानी क्यों? क्योंकि ये जैसलमेर के भाटी शासकों की पुत्री थी। क्योंकि भाटी शासकों की पुत्री थी इसलिए क्या हो गई, भटियानी हो गई। और ये जो धीरबाई थी, ये धीरबाई ऐसा कहा जाता है कि धीरबाई बहुत सुंदर थी। तो जो जयवंताबाई थी, ये जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? जयवंताबाई जो थी ये अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा ये पाली के थे। इनकी पुत्री कौन थी? इनकी पुत्री थी जयवंताबाई। तो जयवंताबाई अखेराज की पुत्री थी और जो धीरबाई थी ये जैसलमेर के भाटी शासकों की पुत्री थी। भाटी शासकों की पुत्री थी इसलिए क्या होगी, भटियानी हो गई। और ये जो धीरबाई है, ये धीरबाई जो थी, इनका एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। जगमाल इनका पुत्र था, छोटा पुत्र था। और जयवंताबाई का जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप। प्रताप जो था वो बड़ा पुत्र था। ठीक है, जयवंताबाई का जो पुत्र था उसका नाम था प्रताप। प्रताप बड़ा पुत्र था और जगमाल जो था वो छोटा पुत्र था। लेकिन चूंकि महाराणा उदय सिंह जो थे वो महाराणा उदय सिंह धीरबाई की तरफ ज्यादा झुके हुए थे, उसकी सुंदरता के कारण से आकृष्ट हो करके, तो इस कारण से धीरबाई के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने अपने जीवन काल के दौरान ही जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था वो किसको कर दिया था? वो उन्होंने घोषित कर दिया था जगमाल को। उन्होंने क्या किया था? जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। किन्होंने घोषित कर दिया था? महाराणा उदय सिंह ने। किसको? अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अब क्या होता है कि होली जो है, उस होली के दिन महाराणा उदय सिंह जो है, उन महाराणा उदय सिंह की हो जाती है मृत्यु। जब महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई तो अब उनका जो अंत्येष्टि संस्कार किया जा रहा था वो कहाँ किया जा रहा था? वो गोगुंदा में किया जा रहा था। तो अंत्येष्टि संस्कार के दौरान ये नियम था मेवाड़ का कि जो भी पुत्र उत्तराधिकारी है, उस उत्तराधिकारी पुत्र को उस अंत्येष्टि संस्कार में होना जरूरी है, उसके हाथ से अंत्येष्टि संस्कार होना जरूरी है। तो जब महाराणा उदय सिंह का किया जा रहा था अंतिम संस्कार गोगुंदा के अंदर, तो उस समय वहां पर जगमाल उपस्थित नहीं था। और जगमाल को अनुपस्थित देखकर, नियम क्या था कि जगमाल को वहां उपस्थित होना था, तो जगमाल जो है उस जगमाल को अनुपस्थित देखकर अखेराज सोनगरा जो थे, जो कि महाराणा प्रताप जो है उन महाराणा प्रताप के नाना भी लगते थे, तो अखेराज सोनगरा ने प्रश्न उठाया कि जब उत्तराधिकारी को होना जरूरी है अंत्येष्टि संस्कार में, तब भी जगमाल यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो क्या वास्तव में उत्तराधिकारी जगमाल होने के लायक है?
पहला सवाल ये उठा। दूसरा सवाल क्या उठा? दूसरा सवाल ये पूछा गया वहां पर मेवाड़ी सरदारों के द्वारा, अखिराज सोनगरा के द्वारा भी यही सवाल उठाया गया कि उत्तराधिकारी किसको होना है, ये चयन किया जाता था किसके कहने पर? ये चुंडावतों के कहने पर चयन किया जाता। चुंडावत कौन? हमने जब पढ़ा था कौन से राजा को? जब हमने पढ़ा था कि मेवाड़ का जो भीष्म कहा जाता है किसको? राणा चुंडा को कहा जाता है। तो राणा चुंडा जो है, उस राणा चुंडा ने अपने पिता के लिए अपना विवाह स्वीकार नहीं करके अपने पिता का विवाह स्वीकार कर लिया था। तो इस दौरान इस कारण से ये अधिकार जो था वो राणा चुंडा यानी कि चुंडा के वंशजों को दिया गया कि मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करने का अधिकार चुंडावतों के पास है। तो उस समय कृष्णदास चुंडावत थे, उन कृष्णदास चुंडावत से ये पूछा गया कि जब महाराणा उदय सिंह ने जगमाल जो उनका छोटा पुत्र है, जो उनका योग्य पुत्र है प्रताप, उसको उन्होंने गद्दी नहीं दी, जगमाल छोटे पुत्र को गद्दी दी, तो क्या इसके अंदर चुंडावत सहमत थे? तो कृष्णदास चुंडावत ने कहा कि नहीं, हमसे नहीं पूछा गया। तो इस प्रकार अंत्येष्टि संस्कार के समय अनुपस्थित रहने के कारण से और चुंडावतों के परमिशन के ना मिलने के कारण से यह तय किया गया कि गद्दी जो है, गद्दी पर जो उत्तराधिकार है, वो उत्तराधिकार किसका है? वो उत्तराधिकार बड़े पुत्र प्रताप का ही है, ना कि छोटे पुत्र जगमाल का है। तो गोगुंदा के अंदर उसी समय जो महाराणा प्रताप जो प्रताप हैं, उन प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, इनका महाराणा उदय सिंह का, ना कि जगमाल को घोषित किया गया। और इस प्रकार जब महाराणा प्रताप जो है, उन महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी बनाया गया, उत्तराधिकारी बनाया गया किसको हटा करके? जगमाल को हटा करके, जगमाल को हटाकर। तो यह जो क्रांति हुई, इस क्रांति को उत्तराधिकार संघर्ष जो था, इस उत्तराधिकार संघर्ष को, क्रांति को राजमहल की क्रांति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राजमहल की क्रांति कहा जाता है। क्या है राजमहल की क्रांति? राजमहल की क्रांति का मतलब है कि महाराणा प्रताप का उत्तराधिकार घोषित किया जाना, किसको हटा करके? जगमाल को हटा करके। उसे हम क्या बोलते हैं? राजमहल की क्रांति बोलते हैं। यानी कि आप यहां से देख सकते हो कि महाराणा प्रताप का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। माफ कीजिएगा, कि महाराणा प्रताप जो हैं उनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ। प्रथम राज्याभिषेक कहां हुआ महाराणा प्रताप का? अंत्येष्टि संस्कार कहां हो रहा था? गोगुंदा। तो पहला राज्याभिषेक कहां हुआ महाराणा प्रताप का? पहला राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का गोगुंदा के अंदर हो गया। ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक कहां होगा? दूसरा राज्याभिषेक कहां होगा? कुंभलगढ़ के अंदर। ठीक है, तो हमारी ये बात समझ में आई कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप जो है उनका राज्याभिषेक किन परिस्थितियों के अंदर हुआ। ठीक है, ये जो हमारे महाराणा प्रताप हैं, इन महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक गोगुंदा में, द्वितीय राज्याभिषेक कहां हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर द्वितीय राज्याभिषेक हुआ। किसको गद्दी को हटाया था इन्होंने? जगमाल को गद्दी से हटाया था। ये जो हमारे महाराणा प्रताप हैं, अगर महाराणा प्रताप के कुछ बातों को देखें हम, महाराणा प्रताप, ठीक है, ये जो महाराणा प्रताप हैं, इन महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 9 मई 1540 को। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के अंदर बादल महल में हुआ। अगर हमसे पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो आपके पास साफ साफ पड़ा हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। अगर एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ जाए तो कटारगढ़ दुर्ग में हुआ, और कटारगढ़ के भी कौन से महल में हुआ? तो बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगर आप कभी कुंभलगढ़ घूमने जाओ तो वहां पर आपको दिखेगा
क्लियरली लिखा हुआ है कि यह स्थान महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। महाराणा प्रताप का जो बचपन गुजरा वो सारा का सारा बचपन उनका कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही गुजरा था। कुंभलगढ़ दुर्ग से एक भांति भांति उनके कदम कदम से परिचित है महाराणा प्रताप, क्योंकि महाराणा प्रताप ने अपना बाल्यकाल जो गुजारा था वो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही गुजारा था। देखने को मिलता है, कई जगह वर्णन मिलता है कि जब पहली बार महाराणा प्रताप जो हैं जन्म के बाद में अपने ननिहाल से, कई जगह वर्णन अलग मिलता है। कुछ जगह किताबों में ऐसा लिखा हुआ है कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो पाली के अंदर हुआ, क्योंकि महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई कहाँ से थी, पाली से थी। तो कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो पाली में हुआ, कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। तो हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो बार बार कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल का ही आंसर मिला है, तो हमें आंसर यही करना है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप जब अपने ननिहाल से लौट के आते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बाल्यकाल के अंदर, तो उनकी माता जो है वो उनको कुंभलगढ़ दुर्ग के गेट के ऊपर लगी हुई है हनुमान जी की मूर्ति, जो उनके दादाजी राणा कुंभा जो है वो जीत के लाए थे, परदादा राणा कुंभा जो है वो जीत के लाए थे नागौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में उस हनुमान जी की मूर्ति को। तो वो दिखाकर कहती है उनको कि ये जो मूर्ति है ये आपके परदादा महाराणा कुंभा जो है वो नागौर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में जीत के लाए थे, और आपको भी अपने परदादा महाराणा महाराणा कुंभा, आपके दादा महाराणा सांगा की तरह क्या करना है, अपना नाम कमाना है, उनकी तरह अपने नाम को भी क्या करना है, बड़ा करना है। ये कौन उनको बोलता है? ये उनको उनकी माँ जयवंता बाई के द्वारा बोला जाता है। तो ये जो महाराणा प्रताप हैं इनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। कौन से महल में हुआ? कटारगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ। महाराणा प्रताप जो है जो भील बच्चे, महाराणा प्रताप का बचपन किनमें गुजरा? भीलों के अंदर गुजरा। भीलों के अंदर छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? कीका। तो महाराणा प्रताप का क्या नाम फेमस हुआ? महाराणा प्रताप को कीका के नाम से बुलाया जाता है, कीका के नाम से बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप को किस नाम से संबोधित करते थे बचपन के अंदर? कीका। तो ये आपको याद रखना है, कीका। ठीक है, किस नाम से? कीका के नाम से महाराणा प्रताप को संबोधित किया जाता था। महाराणा प्रताप अगर विवाह की बात करें, महाराणा प्रताप जो है, उन महाराणा प्रताप का विवाह जो था वो लगभग 1557 के अंदर हुआ था। 17 साल की उम्र में 1557 में महाराणा प्रताप का विवाह हुआ था अजब दे पंवार के साथ। अजब दे पंवार के साथ जो महाराणा प्रताप हैं, उन महाराणा प्रताप का विवाह सन 1557 ईस्वी के अंदर, यानी कि लगभग 17 साल की उम्र के अंदर इनका विवाह किया गया। इनका विवाह जिनके साथ किया गया उनका नाम था अजबदे पंवार, और अजबदे पंवार के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम क्या है? उस पुत्र का नाम है अमर सिंह। उस पुत्र का क्या नाम है? उस पुत्र का नाम है अमर सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप का एक विवाह और भी हुआ था, जैसलमेर की राजकुमार थी चेहरबाई, वो भी महाराणा प्रताप की पत्नी थी। लेकिन चूंकि अमर सिंह को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था राजा बनने के बाद में, इसलिए प्रमुख रानी जो महाराणा प्रताप की आती है वो आती है अजबदे पंवार, और पुत्र कौन सा है? पुत्र है अमर सिंह। महाराणा प्रताप जो है, जब ये राजमहल की क्रांति हुई, उस राजमहल की क्रांति के बाद में महाराणा प्रताप जो है वो राजा बनते हैं। जब महाराणा प्रताप जो है वो राजा बनते हैं, तो उस दौरान जो दिल्ली सल्तनत है, उस दिल्ली सल्तनत पर किसका अधिकार है? उस दौरान दिल्ली सल्तनत जो है, उस दिल्ली सल्तनत पर अधिकार है किसका? अकबर का अधिकार। अच्छा, एक दो चीजें और हैं यहाँ पे जो हम आपको यहाँ पे ऐड करके बता सकते हैं महाराणा प्रताप के बारे में, जैसे कि महाराणा प्रताप की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घोड़ा फेमस सबको पता है चेतक, अगर पूछ ले कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या है, तो क्या कहोगे? राम प्रसाद महाराणा प्रताप के हाथी का नाम है। ठीक है, और महाराणा प्रताप का सेनापति जो है वो भी महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है, उसका नाम था राणा पुंजा। एग्जाम के अंदर पूछा भी गया है। तो ये महाराणा प्रताप क्या होगा? ये महाराणा प्रताप का सेनापति होगा। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हम ये समझ गए कि राजमहल की क्रांति हुई, और राजमहल की क्रांति के बाद में जगमाल को गद्दी से हटाया गया, और जगमाल को गद्दी से हटा करके महाराणा प्रताप जो है उन महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया गया। जब जगमाल को गद्दी से हटाया गया, इधर महाराणा प्रताप है,
जब जगमाल को गद्दी से हटाया गया तो जगमाल इस बात से नाराज होकर के चला गया अकबर के पास। उस टाइम दिल्ली सल्तनत पर कौन बैठा था? अकबर, मुगल था। तो किसके पास चला गया? अकबर के पास चला गया। और अकबर ने क्या किया? अकबर ने जगमाल को दे दी जहाजपुर की जागीर, वह आधा सिरोही राज्य। अकबर ने क्या किया? अकबर ने उसे दे दी जहाजपुर की जागीर और आधा सिरोही राज्य। उस समय जो सिरोही था, उस सिरोही का जो राजा हुआ करता था, उसका नाम था, उस समय जो सिरोही था, उस सिरोही का राजा था देवड़ा सुल्तान। देवड़ा सुल्तान, ठीक है। उस समय सिरोही का राजा किस राज्य किसके पास है? देवड़ा सुल्तान के पास था। अब अकबर जो है वो किसको दे रहा है जागीर सिरोही की? वो सिरोही की जागीर दे रहा है जगमाल को। तो इस कारण से जगमाल और देवड़ा सुल्तान के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध। दत्तानी का युद्ध सन 1583 में। और इस दत्तानी के युद्ध में क्या होता है? जगमाल मारा जाता है। मारा जाता है, ठीक है। क्या घटना घटित हुई कि जगमाल को देश निकाला दिए जाने के बाद जगमाल यहां से निकलता है। जगमाल यहां से निकल करके पहुंचता है अकबर के पास और अकबर उसे देता है जहाजपुर की जागीर और आधा सिरोही राज्य। चूंकि सिरोही का उस समय राजा हुआ करता था कौन? देवड़ा सुल्तान। तो इस कारण से देवड़ा सुल्तान और जगमाल के बीच एक युद्ध होता है। उस युद्ध का नाम है दत्तानी का युद्ध। सन 1583 में लड़ा जाता है और उस दत्तानी के युद्ध के अंदर जगमाल जो है वो मारा जाता है। इस प्रकार जगमाल जो है वो जगमाल नाम का चैप्टर जो है वो दत्तानी के युद्ध के अंदर क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। अब अकबर जो है वो महत्वाकांक्षी है। अकबर जो है वो अधिकार करना चाहता है मेवाड़ के ऊपर, क्योंकि मेवाड़ पर अधिकार करने से कई फायदे हैं। मेवाड़ पर अधिकार करने से मालवा जो है उस पर भी एक तरीके से अधिकार हो जाता है, क्योंकि मालवा का वो ध्यान रख सकता है। मेवाड़ के अंदर बैठ करके दिल्ली में बैठे रहकर वह मालवा को संभाल नहीं सकता। तो इस कारण से अकबर के लिए मेवाड़ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अकबर उदय सिंह के समय से ही मेवाड़ पर अपने विजय के प्रयास कर रहा था। उदय सिंह के समय वो जीत नहीं पाया। जो साका हुआ केसरिया और साका यानी कि जो साका हुआ था हमारे तीसरा जो साका हुआ था सन 1568 ईस्वी के अंदर पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व के अंदर, और जयमल फत्ता और हमारे कल्ला जी के नेतृत्व के अंदर जो केसरिया हुआ था। तो वहां से भी अकबर जो है वो चित्तौड़ के किले के अंदर मार काट तो खूब मचा था, लेकिन पूरी तरीके से मेवाड़ पर उसका अधिकार नहीं हो पाता है। फिर महाराणा उदय सिंह के बाद में अब संघर्ष को जारी रखने के लिए महाराणा प्रताप हैं। तो अकबर जो है वो क्या करता है? वो चाहता है कि किसी प्रकार मुझे मेवाड़ से संघर्ष ना करना पड़े और मेवाड़ से संघर्ष किए बिना ही मैं महाराणा प्रताप को झुका लूं और महाराणा प्रताप को झुका करके मेवाड़ पर अपना अधिकार कर लूं। इस प्रयास के अंदर अकबर अब क्या है? लगा हुआ है। इसलिए अकबर क्या करता है? अकबर सन 1570 के अंदर लगाता है नागौर दरबार। अकबर के द्वारा 1570 में लगाया जाता है नागौर दरबार, ठीक है। नागौर दरबार तक की घटना हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार अकबर जो है वो भेजता है शिष्टमंडल को, किस क्रम में शिष्टमंडल को भेजता है, जो महाराणा प्रताप को समझाने की कोशिश करते हैं, महाराणा प्रताप को अकबर से संधि के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, और महाराणा प्रताप और अमर सिंह के द्वारा उन्हें क्या जवाब देकर के वापस से भेज दिया जाता है, और किस प्रकार फिर हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है, जिसके अंदर मान सिंह जो अकबर का सेनापति है और एक तरफ महाराणा प्रताप, उनकी सेनाओं के बीच में युद्ध होता है, और बदायूं इस युद्ध का वर्णन कैसे करता है, ये सारा का सारा हम अपनी अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के क्रम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। तो आज की क्लास के अंदर महत्वपूर्ण बिंदु जो हमने देखे, वो पहला महत्वपूर्ण बिंदु हमने ये देखा कि जो महाराणा उदय सिंह है वो उदय सिंह पहले अपनी रानी धीरबाई या रानी भटियाणी के कहने पर अपने छोटे पुत्र जगमाल को उत्तराधिकारी बनाते हैं, लेकिन जगमाल का गोगुंडा के अंदर अंत्येष्टि संस्कार में उपस्थित न होना
चुंडावतों की बिना सलाह लिए गए बिना जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करना, ये सारी की सारी बातें खिराज सोनगराज जो कि प्रताप के नाना हैं उनको नागवार गुजरती हैं और उनके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप प्रताप जो है और कृष्णदास चुंडावत के कहने पर प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है और जिसे हमने क्या नाम दिया, जिसे हमने राजमहल की क्रांति का नाम दिया। फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि महाराणा प्रताप का इस प्रकार दो प्रकार से राज्याभिषेक हुआ, दो बार राज्याभिषेक हुआ। पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ, इनका पहला राज्याभिषेक हुआ गोकुंदा के अंदर और दूसरा राज्याभिषेक हुआ इनका कुंभलगढ़ के अंदर। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अगर हम महाराणा प्रताप के संदर्भ में बातें करें तो महाराणा प्रताप का जन्म जो है वो 9 मई 1540 को, या विक्रम संवत के हिसाब से कहें तो 1597 की ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म होता है। कहाँ होता है, कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ में कुंभलगढ़ के, और वहां पर किसमें, बादल महल में होता है। भीलों के द्वारा छोटे बच्चे को कीका कहकर बुलाते हैं, इसलिए महाराणा प्रताप भीलों में कीका के नाम से फेमस थे। अगर महाराणा प्रताप एक घोड़े के बारे में पूछ लिया जाए तो घोड़ा कौन सा था, चेतक घोड़ा था। हाथी की बात की जाए तो हाथी कौन था, राम प्रसाद था। और सेनापति कौन था, सेनापति राणा पुंजा। अगर हम घोड़े के संदर्भ में बात करें तो घोड़े के संदर्भ में एक वर्णन मिलता है कि जो महाराणा उदय सिंह हैं, उन महाराणा उदय सिंह के पास एक बार एक घोड़ों का व्यापारी दो घोड़े लेकर आया। महाराणा प्रताप को घोड़े बहुत फेमस, महाराणा प्रताप को घोड़े बहुत पसंद थे। तो जब वह दो घोड़े लेकर आया तो महाराणा प्रताप जो है, उन महाराणा प्रताप को दोनों घोड़े जो है वो बहुत पसंद आए। तो महाराणा प्रताप ने अपने पिता जो कि महाराणा उदय सिंह है उनको कहा कि मुझे घोड़े पसंद है। तो उदय सिंह ने कीमत पूछी घोड़े के व्यापारी से, भाई क्या कीमत है इन घोड़े की। तो उन्होंने जो घोड़े की कीमत बताई, वो कीमत जो है वो बहुत ज्यादा थी। तो वो कीमत सुनकर उदय सिंह पूछते हैं, भाई तू घोड़े की कीमत इतनी बता रहा है, क्या है तेरे इस घोड़े के अंदर। तो उसने कहा कि महाराज ये घोड़े जो हैं ये बहुत बलशाली घोड़े हैं और ये हवा की जो गति है उस हवा की गति से भागते हैं। तो उदय सिंह ने कहा कि अभी परीक्षण कर लेते हैं। तो उदय सिंह ने क्या किया, उदय सिंह ने उनमें से एक घोड़ा जो है, उस एक घोड़े के पांव को जमीन के अंदर दबाया और जमीन में दबाने के बाद में उदय सिंह ने कहा कि अभी देखते हैं कि तुम्हारे घोड़े के अंदर बल कितना है। और जैसे ही घोड़े की पीठ पर चाबुक मारी, चाबुक मारते ही घोड़े ने झट से अपना पांव उस जमीन से बाहर खींच लिया। घोड़े ने अपना पांव तो जमीन से खींच लिया बाहर, लेकिन घोड़े का जो खुर था वो जमीन के अंदर ही रह गया, जिसके कारण से घोड़ा वहीं गिर गया और घोड़ा जो है वो तड़पने लगा। जब महाराणा उदय सिंह ने देखा कि इतना बलशाली घोड़ा है जो जमीन से अपना पांव खींच लेता है, यद्यपि उसका खुर जमीन में रह गया, तो इस बात से महाराणा उदय सिंह जो है वो उस घोड़े के व्यापारी से बहुत खुश होते हैं और वो दोनों घोड़े खरीद लेते। चूंकि घोड़ा जो है वो एक घोड़ा जो है वो घायल हो गया था, उस घायल घोड़े की कुछ समय बाद मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए महाराणा प्रताप जो दूसरा बचा हुआ घोड़ा था उस घोड़े को अपना जो है वो चेतक नाम देते हैं और उस घोड़े को उनके द्वारा अपना लिया जाता है। तो ये वही घोड़ा चेतक है जो कि उनके पिता उदय सिंह के द्वारा खरीदा गया था उस घोड़े के व्यापारी से। तो यह जो चेतक घोड़ा है वो महाराणा प्रताप का बहुत ही प्रिय घोड़ा था। और इसी प्रकार से एक हाथी राम प्रसाद जो है वो भी महाराणा प्रताप का प्रिय हाथी था। और सेनापति कौन था महाराणा प्रताप का, राणा पुंजा। ये महाराणा प्रताप का सेनापति था। विवाह कब होता है, 1557 में होता है। पत्नी कौन है, अजबदेव पंवार है। पुत्र कौन है, अमर सिंह जो है वो महाराणा प्रताप का पुत्र है। ठीक है। जगमाल जो है, जगमाल क्या करेगा अब जगमाल जाता है अकबर के पास। अकबर उसे देता है जहाजपुर की जागीर और आधा सिरोही राज्य। सिरोही राज्य का राजा था देवड़ा सुल्तान। तो जगमाल और देवड़ा के बीच में होता है दत्ताने का युद्ध। युद्ध में जगमाल मारा जाता है और उधर महाराणा प्रताप के ऊपर अपना अधिकार करने के लिए, मेवाड़ पर अपना अधिकार करने के लिए अकबर लगाता है 1576 में नागौर दरबार। तो बच्चों आज की क्लास में यहीं तक करेंगे, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।